हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो गाइज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वैल्यूएशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर को आज हम देखेंगे। इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर 5 है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसके थ्योरी को भी हम डिटेल में करेंगे और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी हैं इस चैप्टर से उनको भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदी, आप मान लीजिए 1,50,000 रुपये में एक कोई बाइक खरीदते हैं। 1,50,000 रुपये में ये आप खरीदते हैं मान लीजिए 2019 में। और इस बाइक को यदि, तो ये जो पैसा होगा एक्चुअल में क्या होगा, कास्ट होगा। क्या होगा, कास्ट होगा। और इस बाइक को यदि आप बेचते हैं 2022 में तो इस बाइक का आपको कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए 1,00,000 रुपये मिल रहा है, फिर 1,10,000 रुपये मिल रहे हैं, 1,10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो ये जो पैसा आपको मिलेगा ना, ये क्या होगा, वैल्यू। ये क्या है, वैल्यू। 2022 में इस टाइम पर इस बाइक की कीमत केवल क्या है, इस बाइक की वैल्यू है 1,10,000 रुपये। तो वैल्यू आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इस बाइक की वैल्यू जो है 1,10,000 रुपये है। तो इस वैल्यू को डिफाइन करने का एक साइंटिफिक टेक्निक होता है, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। इस साइंटिफिक टेक्निक को क्या कहते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं। तो आइए इस वैल्यूएशन किसी पर भी आप ले सकते हैं, किसी भी चीज़ पर, चाहे बिल्डिंग हो या फिर कोई भी थिंग हो। तो इस डिफिनेशन को टेक्निकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग, वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस और वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एनीथिंग। देखो वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन एक टेक्निक होता है किस चीज़ का, एस्टिमेट करने का। किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करने का एक टेक्निक होता है। अब एस्टिमेशन अलग चीज़ है और वैल्यूएशन अलग चीज़ है। वैल्यूएशन एक टेक्निक होता है किसी भी चीज़ का एस्टिमेशन करने के लिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब मान लीजिए 2020 में आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं और उस बनाने का टोटल जो खर्च लगता है मान लीजिए 50 लाख रुपए लगते हैं। कितने लगते हैं, 50 लाख रुपए। और उस बिल्डिंग को आप 10 साल बाद सेल करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आप कैसे निकालेंगे कि कितना पैसा मिलेगा आपको। एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है वैल्यूएशन, इसकी सहायता से आप डिफाइन करेंगे कि आपको कितना पैसा चाहिए। या फिर किसी चीज़ का फेयर प्राइस पता करने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू पता करने के लिए, चाहे बिल्डिंग हो, स्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज़, ये क्या होता है, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन समझ में आ गया होगा। वैल्यूएशन एक्चुअली में क्या होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ की वैल्यू किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को लिख भी लीजिए। किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मशीनरी या कुछ भी हो सकता है, उसका किसी भी टाइम पर यदि आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो किसकी सहायता से निकालते हैं, वैल्यूएशन की सहायता से। तो आइए इसको हम लिख देते हैं हिंदी के अंदर, ताकि जो हिंदी मीडियम के कुछ डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं वो तो बोलते हैं सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में कुछ बताते ही नहीं हैं। तो देखो यार, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। 1 मिनट। देखिए वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन क्या है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मशीनरी या कुछ भी हो, या कुछ भी हो, उसका
उसका किसी भी टाइम पर क्या कीमत है, क्या कीमत है, उस कीमत को बताने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक साइंटिफिक टेक्निक होता है, उसे कहते हैं वैल्यूएशन। ये समझ में आ गया होगा वैल्यूएशन क्या होता है। आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो वैल्यूएशन की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम पर किसी भी प्रॉपर्टी की क्या कास्ट है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, और किसी भी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी, किसी भी प्रॉपर्टी की किसी भी टाइम पर क्या वैल्यू होती है, वो डिपेंड करता है कि उसका किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसकी लाइफ क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, किस लोकेलिटी में बना हुआ है। मतलब किसी भी टाइम पर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से मिलके बना है, किस तरीके के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से मिलके बना है, उसको बने कितना टाइम हुआ है, किस पर्पज के लिए बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था, किस लोकेलिटी में, शहर में था, गांव में था, हाईवे के किनारे था, कहाँ था वो, ये सब पर डिपेंड करता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। अब क्या पर्पज है वैल्यूएशन करने का, आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्या पर्पज है, आप लोग हेडिंग बनाइए, पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। क्या पर्पज है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं। तो जो पहला पर्पज है उसको देखिए, बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी। जब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा दे के उसको लेते हैं, तो कितना पैसा देंगे, उसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, उसके वैल्यू को निर्धारण करने के लिए, उसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए आपको वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। When it is required to buy or sell any property, its value should be known। किसी चीज़ को आप खरीदना चाहें या फिर बेचना चाहें तो उसके लिए उस प्रॉपर्टी की, उस चीज़ की वैल्यू पता होना चाहिए, और उसको कैसे निकालते हैं, वैल्यूएशन की सहायता से। पहला पर्पज तो हमारा ये हुआ। दूसरा पर्पज है टैक्सेशन। ये क्या होता है भाई, देखो टैक्सेशन क्या होता है, सिंपल सी बात इसमें ये है कि आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। जैसे आपको वेल्थ टैक्स देना हो गया, या फिर म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, तो किस आधार पे आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है उसके आधार पर गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हैं। टू असेस द टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इट्स वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। टैक्स में भी म्यूनिसिपल टैक्स हो सकता है, चाहे वेल्थ टैक्स हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, किसी भी टाइप की आपको टैक्स देना पड़ रहा है तो आप कितना देंगे डिपेंड करता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। और जितने भी टाइप के टैक्स होते हैं इसी के आधार पर फिक्स किए जाते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है। जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर होगी उसका टैक्स भी ज़्यादा होगा, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस होगी उसका टैक्स भी कम होगा, सीधी सी बात ये है। तीसरा पर्पज है रेंट फिक्सेशन। देखो आपने बिल्डिंग बना ली, आपने मान लीजिए 50 कमरे की बिल्डिंग बना ली। अब 50 कमरे की बिल्डिंग को तो आप अकेले यूज नहीं करोगे, उसको रेंट में दोगे, तो कितना चार्ज लोगे, आप किराएदार से कितना चार्ज लोगे, ये डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप की फैसिलिटी है, और किस टाइप की फैसिलिटी है वो भी डिपेंड करता है आपने कितना पैसा लगाया है। मतलब उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, उसकी जो वैल्यू होती है उसका कुछ परसेंट आपको रेंट के रूप में मिलता है। तो किसी भी बिल्डिंग का रेंट फिक्स करने के लिए रेंट इज यूजुअली फिक्स्ड ऑन अ सर्टेन परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन। 6 से 10% जितना वैल्यूएशन होता है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, उसका 6 से 10% रेंट के रूप में फिक्स किया जाता है कि आपको इतना लगेगा। 6 से 10% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि रेंट फिक्सेशन कितने परसेंट होता है, 6 से 10% टोटल वैल्यूएशन जितना होता है उस बिल्डिंग का। सिक्योरिटी ऑफ लोन्स, ये आपका कौन सा नंबर है, पर्पज। फोर्थ नंबर आपका है, देखो मैं इन सभी चीज़ों को पहले से टाइप करके लिख लिया हूँ ताकि आपको टाइम कम से कम लगे। आप इस लेक्चर को अपने नोट्स के रूप में बना लो या फिर इसकी आप PDF भी ले सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ लोन्स आर मोर्टगेज, मतलब क्या हुआ, देखो आप गवर्नमेंट से पैसा लेते हो, जब आप बैंक से उधार पैसा लेते हो तो बैंक आपको कितना पैसा देगा। अब जिस भी प्रॉपर्टी को
जिस भी प्रॉपर्टी के बेस पे बैंक से आप पैसा लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, उस प्रॉपर्टी को उस टाइम पर क्या कीमत है, उसके आधार पर बैंक से आपको पैसा मिलता है। या फिर मान लीजिए आप गोल्ड जमा करते हैं बैंक में, सोना, और उसके आधार पर पैसा लेते हैं, तो सोने की कीमत क्या है उस टाइम पर, उसके आधार पर आपको पैसा मिलता है। तो सोने की कीमत या फिर किसी प्रॉपर्टी के आधार पर जब आप पैसा लेते हैं तो उसकी कीमत डिफाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, वैल्यूएशन की। इसलिए फोर्थ टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है, सिक्योरिटी ऑफ लोन फॉर मॉर्टगेज। कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब क्या होता है, देखो समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। जब किसी के ज़मीन से होकर रोड जाती है, मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है और इस ज़मीन से होकर क्या जा रही है, रोड जा रही है, तो ज़मीन की मुआवजा भी आपको दे, आप तो मुआवजा भी लेंगे कि भैया हम रोड तो तभी निकलने देंगे जब हमें मुआवजा मिलेगा। तो मुआवजा आपको कितना मिलेगा, डिपेंड करता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू होगी उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको मुआवजा मिलेगा। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कंपेंसेशन इज पेड टू ऑनर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन। कंपेंसेशन का मतलब क्या है, मुआवजा। आपको कितना मुआवजा मिलेगा वो डिपेंड करता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए भी वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन सभी चीज़ों को अभी तभी आप फिक्स कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीद या बेच रहे हों, चाहे आप टैक्स भर रहे हों या फिर रेंट फिक्स कर रहे हों या फिर कहीं से पैसे उधार ले रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट को किसी भी टाइप से अपनी ज़मीन दे रहे हैं, तो उसको मुआवजा आपको कितना मिलेगा, उसके लिए वैल्यूएशन पता होना चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर संपत्ति का वैल्यू क्या है, उसके कुछ परसेंट ही आपको मुआवजा मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस, सीधी सी बात है, इंश्योरेंस के लिए भी और बेटरमेंट चार्जेस के लिए भी। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके लिए वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो गाइज इन सभी टॉपिक को आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगला टॉपिक आपका है कुछ डिफिनेशन है जो आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एफएफपी जेईई एग्जाम का आप पेपर उठा के देख लेना मेंस का, ये जो डिफिनेशन है ये कई बार आई हुई हैं, इसलिए इन डिफिनेशन को आप प्रॉपरली समझिए क्या होती हैं। पहला आपका है, पहला जो है ग्राफ इनकम। ग्राफ इनकम क्या होता है, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। आपने एक होटल बनाया, आपने एक होटल बनाया, हो सकता है होटल जितने पैसे का भी बना हो। अब उस होटल से आप अपना काम स्टार्ट कर दिए और आपको वहाँ से कुछ पैसे मिल रहे हैं, कमाई तो होगी, सीधी सी बात है। तो आपको मान लीजिए एक साल में उस होटल से आपको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उस होटल से। अच्छा खासा होटल होगा, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और उस प्रॉफिट का वो जो 20 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है वो टोटल आपका क्या है, ग्राफ इनकम है, जीआई है, क्या है, ग्राफ इनकम है। अब उस होटल में अकेले तो आप काम करेंगे नहीं कि आप अकेले आप सब कुछ कर लेंगे, वहाँ तो लिफ्ट मैन भी होगा, वॉचमैन भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा, खाना बनाने वाला होगा, हलवाई भी होगा, बहुत सारे लोग होंगे, उन सबको आपको पैसा भी देना पड़ेगा, बहुत टाइप के उसमें चार्जेस भी ऐड होंगे। उसमें आप कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, जितना टोटल इनकम होता है, तो जितने भी आउटगोइंग चार्जेस हैं इस टाइप के जो मैं अभी बताया आपको, उन सभी चार्जेस को आप क्या कर रहे हैं, इंक्लूड किए हुए हैं, मतलब उसको घटा नहीं रहे हैं। 20 लाख रुपए हुआ तो 20 लाख रुपए आपका क्या है, ग्राफ इनकम है। यदि इनमें से वो सभी चार्जेस हटा देंगे, उन सभी चार्जेस को जो आउटगोइंग चार्जेस हैं उनको आप घटा देंगे, तो आपको क्या निकल के आएगा, नेट इनकम। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ कि ग्राफ इनकम इज द टोटल इनकम इंक्लूडिंग ऑल सोर्सेस। जितने सोर्सेस से आपके पास जितने भी पैसे आते हैं वो टोटल क्या होता है, ग्राफ इनकम होता है। उसमें आउटगोइंग एंड ऑपरेशनल एंड कलेक्शन चार्जेस आर नॉट डिडक्टेड, सब उसमें इंक्लूड रहते हैं। आउटगोइंग, ऑपरेशनल एंड कलेक्शन चार्जेस क्या होते हैं उन सब पर हम बात करेंगे अभी आने वाले 2-3 मिनट में। नेट इनकम क्या होता है या फिर नेट रिटर्न क्या होता है, अगली डिफिनेशन है आपकी। ग्राफ इनकम में आउटगोइंग चार्जेस आप घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, नेट इनकम। अब ये आउटगोइंग जो बार बार टपक रहा था ये क्या है, देखिए आउटगोइंग क्या है। तो तीसरी डिफिनेशन है आपकी आउटगोइंग। आउटगोइंग में कुछ चीज़ें आती हैं उन पर मैंने बात की है, आइए देखते हैं। टैक्स,
दीज इंक्लूड्स म्यूनिसिपल टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स विच इज पेड बाय प्रॉपर्टी ओनर। सीधी सी बात है, आपने होटल बनाया, उस होटल से आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो उस ऐसा तो है नहीं कि 20 लाख रुपए आप अकेले अपने जेब में रख लेंगे, उसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। हो सकता है वो म्यूनिसिपल टैक्स हो, या फिर वेल्थ टैक्स हो, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो। वो कौन भरेगा? जो उस होटल का ऑनर होगा। रिपेयर्स, अब एक बार आपने होटल बना दिया, तो उस होटल का, मैं होटल का एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, तो उसका भी रिपेयर करवाना ज़रूरी है, उसकी पुताई करवानी पड़ेगी, मरम्मत करवानी पड़ेगी कई बार। तो यदि आप चाहते हैं कि वो अच्छे पोजीशन में बना रहे, फिट कंडीशन में बना रहे, तो आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। रिपेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एवरी ईयर टू मेंटेन अ प्रॉपर्टी इन फिट कंडीशन। किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे आपका होटल हो, बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, यदि उसको चाहते हैं कि फिट कंडीशन में बनी रहे, तो आपको प्रत्येक ईयर उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए पैसा चाहिए ना। द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन रिपेयर डिपेंड्स ऑन एज ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब कितना पैसा लगेगा रिपेयर करवाने में? यदि पुरानी बिल्डिंग है तो ज़्यादा लगेगा, न्यू बिल्डिंग है तो कम लगेगा। इसलिए लिखा है कि कितना पैसा लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ पैसा स्पेंड होगा रिपेयर में, डिपेंड करता है कि उस कंस्ट्रक्शन की एज कितनी है, किस टाइप की बिल्डिंग है, एजुकेशनल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, किस टाइप की बिल्डिंग है, उसके आधार पर भी होता है। जनरली ग्राफ इनकम का 10 से 15% लिया जाता है, किसके लिए? रिपेयर के लिए। किसके लिए? रिपेयर के लिए। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। 10 से 15% ग्राफ इनकम का लिया जाता है, किसके लिए? रिपेयर के लिए। तो रिपेयर भी आउट गोइंग्स में आता है। रिपेयर का जो चार्जेस लगता है, टैक्स का भी लगता है, जो वो आउट गोइंग में आता है। एनुअली जो रिपेयर होता है, हर एनुअल रिपेयर 1 से 1.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी टेकन। जो एनुअल रिपेयर होता है, तो एनुअल रिपेयर में 1 से 1.5% दिया जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का। समझो इस चीज़ को आप। रिपेयर की बात हो रही थी ना, रिपेयर में कितना पैसा लगता है। तो ग्राफ इनकम जो होता है, ग्राफ इनकम का कितना? 10 से 15%। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आपने होटल बनाया, उस होटल से जो टोटल पैसा आता है, वो आपका ग्राफ इनकम हुआ। उस ग्राफ इनकम का 10 से 15% लगता है। अब उस होटल को बनाने में जितना भी पैसा लगा होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसका केवल कितना लगता है? 1 से 1.5%। समझ रहे हो? ग्राफ इनकम का 10 से 15% कहलाएगा, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 1 से 1.5%। तीसरे टाइप का आउटगोइंग चार्जेस है आपका मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस। ये क्या होता है? अब आपने कोई होटल ही बना दिया, उस होटल में तो रेंट कलेक्ट, होटल है, फिर मान लीजिए कोई आप बिल्डिंग किराए में दिए हैं, तो रेंट कलेक्टर भी होगा, वॉचमैन भी वहाँ होगा, लिफ्टमैन भी होगा, पंप अटेंडेंट भी होगा, स्वीपर भी होगा। वो तो फ्री फोकट में आपके यहाँ काम करेंगे नहीं, उनको ही पैसा चाहिए, तो ये सभी इनको ही पैसा देना पड़ता है। ये सब आते हैं मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस में। अबाउट 5 से 10% टोटल इनकम का, जो आपका ग्राफ इनकम होता है, टोटल इनकम, उसका 5 से 10% इन सारे एक्सपेंडिचर में दिया जाता है। किसमें? रेंट कलेक्टर को, वॉचमैन, लिफ्टमैन, पंप अटेंडेंट, स्वीपर, इन सब चीज़ों, इन सभी लोगों को 5 से 10% आपको टोटल इनकम का। तो ये क्या है? ये आउटगोइंग चार्जेस हैं। और जो अब ये जो टॉपिक है आपका, बोलेंगे फिर रेंट कलेक्टर, वॉचमैन, लिफ्टमैन। अब आपने मान लीजिए आपने जो बिल्डिंग बनवाई हो केवल 10 कमरे की है, 10 कमरे की बिल्डिंग बनवा दी है आपने, तो अब तो वहाँ वॉचमैन, लिफ्टमैन, स्वीपर, रेंट कलेक्टर सब रखेंगे नहीं। तो जो स्मॉल बिल्डिंग होती है, इन सभी में नो सच आउटगोइंग आर रिक्वायर्ड। जो आउटगोइंग है, ये वाले आउटगोइंग मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस स्मॉल बिल्डिंग में लागू नहीं होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, यदि आप किराए पे कहीं रहते होंगे, तो मकान मालिक ही आ जाता है पैसा लेने, किसी रेंट कलेक्टर को थोड़ी बेचता है। अब पानी यदि चालू करवाना है ना बोर का, कि अंकल जी पानी चालू कर दीजिए, तो क्या करेगा? खुद से चालू कर देगा, कोई पंप अटेंडेंट थोड़ी बैठा रहता है। छोटे छोटे बिल्डिंग में सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं। लेकिन कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, तो उस केस में ये आपके मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस लागू होते हैं। अब सिंकिंग फंड क्या है? एक आउटगोइंग चार्जेस होता है।
थिंकिंग फंड क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसको अच्छे समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग फंड क्या होता है, थिंकिंग फंड क्या होता है, देखो इस पर हम बात करेंगे। पहले हिंदी में समझ लेते हैं, इसके बाद इसको फिर हम लिख लेंगे अच्छे से। देखो, जैसे आपने कोई मकान बनाया, आपने कोई मकान बनाया और उस मकान को बनाने में जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था, कितना लगा, मान लीजिए 10 लाख रुपए लगे। कितने लगे, 10 लाख रुपए आपको लगे। अब मान लीजिए इसकी डिजाइन लाइफ जो है, इसकी डिजाइन लाइफ कितनी है, डिजाइन लाइफ जब तक ये चलेगा 50 ईयर है, मान लीजिए कितनी है, 50 ईयर है, या फिर 80 ईयर मान लेते हैं, 80 ईयर है। कंक्रीट का यदि स्ट्रक्चर है तो 80 ईयर जनरली रहती है इसकी डिजाइन लाइफ, ठीक है। अब 80 साल तक एक आपका मकान अच्छे से चलेगा। 80 साल तक इंजीनियर ने बताया है कि डिजाइन लाइफ है, 80 साल तक ये मकान चलेगा आपका अच्छे से। लेकिन जब 80 साल हो जाएंगे तो आपको एक खतरा रहेगा कि पता नहीं है कभी भी टूट सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको गिराएंगे, डिसमेंटल करेंगे। क्या करेंगे, डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल करेंगे और डिसमेंटल करने के बाद उसको आप गिरा देंगे। फिर से आप एक न्यू मकान बनाएंगे। क्या करेंगे, आप एक न्यू मकान बनाएंगे। तो अब जब डिसमेंटल करेंगे तो इसमें कुछ जो चीज़ें निकल के आएंगी, लोहा हो गया आपका, स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उससे आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। वो आपका स्क्रैप वैल्यू होता है। क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू होता है। तो आपने इसको बनाया, इस मकान को, आपको लगा था 10 लाख रुपए, मान लीजिए आपको 50,000 रुपये मिल जाते हैं या फिर 1 लाख रुपए मिल जाता है। मानता हूँ कि 1 लाख रुपए आपको मिल जाता है डिसमेंटल करने के बाद, उस सब कबाड़ वाले सामान को बेचने से आपको 1 लाख रुपए मिल जाता है। तो अब जब नया मकान बनाएंगे आपको, तो 9 लाख रुपए आपको कहाँ से मिलेंगे, 9 लाख रुपए आपको कहाँ से मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस मकान को जिस पर्पज़ के लिए बनाए थे वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा आता है, पैसा आएगा ही, आप किराए पे देंगे या फिर कोई भी चीज़ है। तो जिस पर्पज़ के लिए बनाए थे उस मकान से जो भी पैसा आता है उसका कुछ परसेंटेज एनुअली डिपॉजिट किया जाता है, एनुअली डिपॉजिट किया जाता है। और वो क्या होता है, आपका सिंकिंग फंड होता है। देखो समझो इस चीज़ को फिर से। कुछ परसेंट क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास जितने भी पैसे आते थे साल में, उसके कुछ परसेंट आप क्या करते थे, डिपॉजिट करते जाते थे। अब डिपॉजिट करते जाएंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ ब्याज आपको मिलेगा, उसका भी कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। जब आप 80 साल डिपॉजिट करेंगे पैसा, एक फिक्स अमाउंट हर एक साल, और उसका कुछ ना कुछ आपको ब्याज मिलेगा, तो वो जो वैल्यू है लगभग 9 लाख के बराबर आ जाती है, 9 लाख के बराबर आ जाती है। वही होता है आपका सिंकिंग फंड, वही होता है सिंकिंग फंड। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब आप नया मकान बनाएं तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो इसकी डिफिनेशन को देखिए आप। तो सिंकिंग फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, समझ लो अच्छे से। A certain amount on the graph rent is taken aside annually as a sinking fund to accumulate the total cost of construction after the life of building is over। समझो, एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट जो ग्राफ रेंट होता है, जो आपके पास टोटल पैसा आता है, उसका कुछ अमाउंट हर एक साल अलग से एक्यूमुलेट किया जाता है, यानी डिपॉजिट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जब उस बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, जब आप नया बिल्डिंग बनाएं उसके लिए आपको हेल्प मिल सके, इसलिए कुछ परसेंटेज, कुछ सर्टेन अमाउंट अलग से रखा जाता है। वही होता है आपका क्या, सिंकिंग फंड। इस चीज़ को आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। अगले टाइप का जो आउटगोइंग चार्जेस है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये क्या होता है। कई बार म्यूनिसिपलिटी नीड्स मनी इन ऑर्डर टू अंडरटेक द मेंटेन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड इट इज़ कलेक्टेड बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी। देखो क्या होता है कि जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ अभी रोड भी बनी होगी, ड्रेनेज की भी सुविधा होगी कि रोड में पानी ना भरा रहे, वाटर सप्लाई भी होगा, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस भी होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके जो संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसका कुछ परसेंट टैक्स के रूप में लेती है।
वही होता है म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स किसके लिए होता है? वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स अलग चीज़ है, म्यूनिसिपल टैक्स अलग चीज़ है। देखो, मेन यूटिलिटी वर्क फॉर रोड, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इन सभी चीज़ों के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो कहाँ से मिलेगा आपको? तो यहीं से मिलता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपके जो नगर पालिका के लोग होते हैं ना, वो लेते हैं, उसी को बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। तो ये सब क्या है, कितना लिया जाता है? टैक्सेस आर एक्सेप्ट ऑन सम परसेंटेज बेसिस। देखो, जो आपका नेट इनकम होता है ना, उस नेट इनकम का 10 से 25%। नेट इनकम क्या होता है? जो आपका ग्राफ इनकम होता है, ग्राफ इनकम में आपने आउटगोइंग चार्जेस हटा दिए, ग्राफ इनकम में आपने आउटगोइंग चार्जेस हटा दिए, उसका 10 से 25% कौन लेता है? म्यूनिसिपलिटी टैक्स वाले लोग लेते हैं। म्यूनिसिपल यानी नगर पालिका का जो टैक्स लगता है, आपको 10 से 25% लगता है, किसका? नेट इनकम का। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान में रखिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ आउटगोइंग चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं, क्विकली अपन रिवीजन कर लेते हैं। पहला आपका है टैक्स, रिपेयर्स, इसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस, सिंकिंग फंड और म्यूनिसिपल टैक्सेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले जो अपनी डिफिनेशन थी, पहले डिफिनेशन क्या थी? पहले जो अपनी डिफिनेशन थी ग्राफ इनकम, दूसरा था आपका नेट इनकम, तीसरा क्या था? आउटगोइंग्स। और आउटगोइंग के कुछ सब टॉपिक थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली टाइप की डिफिनेशन, स्क्रैप वैल्यू। ये स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? ये स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, इसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, इन सभी डिफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।